हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साइंस टीच क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने क्लास में जो सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चंस है 2016 में आ चुके हैं फ्रेंड्स, उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के थ्रू करेंगे फ्रेंड। तो टोटली आप 1 to 5 के जो 2016 का पेपर उठा के देख लीजिए, हूबहू यही क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसकी परीक्षा तिथि थी 18 सितंबर 2016। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, हम उन प्रश्नों को प्रैक्टिस के साथ-साथ उसकी जो व्याख्यात्मक सहित जो उसकी जो हल है उसको भी रीड करते जाएँगे, ताकि जो एडिशनल चीज़ें हैं क्वेश्चंस में, उनको भी हम यहाँ पर सीखते चलेंगे, ताकि हम सीटेट में क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, पहला जो हमारा क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। तो लेओ वाइगोस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को वरीयता देंगे, या मानकीकृत परीक्षण को, या तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न को, या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे सही आंसर है वो ए है, जो कि सहयोगी प्रोजेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं इसका थोड़ा व्याख्या। तो वाइगोस्की अपने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो किसी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। कि जो सहयोगी प्रोजेक्ट होता है उसके माध्यम से हम बच्चों का आकलन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बी ऑप्शंस, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। सी ऑप्शन होता है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। फ्रेंड्स, सी आंसर सबसे सही है हमारा। आइए चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स, सबसे सही है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कठोर, यानी विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, तो पेडागोजी में मैंने फ्रेंड्स डू एंड डोंट में बताया भी है कि वो अ, मतलब कि रूल्स नहीं पे फोकस नहीं करना है, रोड पे फोकस नहीं करना है, यानी रट्टे नहीं लगवाना है बच्चे को, नियम नहीं बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। फिर दूसरा है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। ऐसा कुछ नहीं करना है हमें, अलग थलग कुछ नहीं करना है बच्चों को, और ना ही अंकों के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है बच्चों से बातचीत करें, यानी कि हम बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोणों को, उनके जो दृष्टिकोण है, यानी जो उनके सोच का तरीका है, उसको हम महत्व दें। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको हम व्याख्या भी करते हुए देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जिससे सभी छात्र लाभाव लाभान्वित हो सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि क्या कहता है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ये तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, हमें फियर क्रिएट करना ही नहीं है, हमें टेंशन बच्चों को या तनाव ग्रसित करना है नहीं है, तो ये फ्रेंड्स हो ही नहीं सकता। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। और देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में। एक फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण और जानकारी मैं यहाँ दे देता हूँ, कि देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे केवल, तो जो केवल वल इस तरह अगर शब्दों का प्रयोग होता है कि केवल यही चीज कराना चाहिए बच्चों को, केवल वही चीज कराना चाहिए बच्चों को, इस तरह के ऑप्शंस नेगेटिव ऑप्शंस माने जाते हैं फ्रेंड। तो सी ऑप्शंस भी हमारा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड,
डी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन फ्रेंड्स है यहाँ पर बी ऑप्शंस, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है। जो असेसमेंट का उद्देश्य यही होता है कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक की त्रुटि का ज्ञान होता रहे जिससे वह अपने कमियों को दूर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप? आकलन का मतलब, और शिक्षकों को उससे क्या होता है, आकलन करने से उसको, उनको शिक्षकों को क्या प्राप्त होता है, फीडबैक प्राप्त होता है यानी प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो सत्तावादी, नहीं फ्रेंड्स, ये सत्तावादी नहीं, शिक्षक की भूमिका होती है। फिर अधिनायकी, ये भी नहीं होता है। फिर अनुमति परक, ये भी नहीं होता है फ्रेंड्स। सुविधा दाता, तो ये फ्रेंड्स सबसे अच्छा ऑप्शन है लगता है फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन पढ़ के भी हमें अच्छा लग रहा है कि सुविधा दाता, यानी कि जो एनसीएफ कहता है कि जो शिक्षक के 2005 के अनुसार, यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है फ्रेंड्स, जिसे हम एनसीएफ कहते हैं 2005 के अनुसार, शिक्षकों की भूमिका होती है सुविधादाता के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम आइए देख लेते हैं व्याख्या सहित भी। देखिए फ्रेंड्स, डी डी ऑप्शन हमारा सही है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, वह बालक की कमियों को दूर करे और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के ऑप्शंस अगर क्वेश्चंस में रहें और उसमें पॉजिटिव ढूंढने को कहे, यानी कि सकारात्मक मतलब कि आंसर ढूंढने को कहे, तो इस तरह के ऑप्शंस हमारे सबसे अच्छे होते हैं। अगर नेगेटिव ढूंढने को कहे, नेगेटिव पूछे, तो नेगेटिव आप आंसर, अगर पॉजिटिव कह रहा है तो पॉजिटिव ढूंढने के लिए तो पॉजिटिव ढूंढिए। इसलिए क्वेश्चंस पेपर में फ्रेंड्स प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ध्यान से पढ़कर ही आप क्वेश्चंस का हल करिएगा, क्योंकि अगर आपकी एक चूक हुई तो आपका एक नंबर चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चंस। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। फ्रेंड्स, इसका चार ऑप्शंस देख लेते हैं। पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, का एकमात्र, देखिए फ्रेंड्स, जैसे वहां पर केवल, अभी पिछले प्रश्न में केवल शब्द आया ना, उसी तरह यहाँ पर भी देखिए एकमात्र शब्द आ रहा है। ये पेडागोजी जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, क्योंकि मैं डू एंड डोंट में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम प्रश्नों के थ्रू भी जो एडिशनल वर्ड है उसको भी हम देखते चलेंगे। अब आप सीखते चलेंगे कि हमें पेडागोजी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देख लीजिए, का एकमात्र निर्धारक होती है, तो यहाँ एकमात्र दे दिया ना फ्रेंड्स, तो इस तरह के ऑप्शंस हमें नहीं क्लिक करना है, हमें नहीं, उसको देखना ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देना, यानी इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग होके अगर जो ऑप्शंस बनता है फ्रेंड्स वो नेगेटिव ऑप्शंस। फिर देख लीजिए सी ऑप्शंस क्या है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर डी है, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, तो हमारा ए ऑप्शन सबसे फ्रेंड्स है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। क्या छोड़ती है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शक का कार्य करता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल किया करना होता है, किसमें शामिल करना होता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ये भी नहीं है फ्रेंड्स, तो डी ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। फ्रेंड्स, यही हमारा ऑप्शन है, सही भी होगा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को
शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं फ्रेंड्स, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है क्या? ये कथन क्या कहता है? तो गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग-अलग महसूस कर सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो ये फ्रेंड्स सबसे सही आंसर है फ्रेंड्स, कि जो विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा जो होती है, वो सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशलों को सीखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स? तो विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यह सही है, क्योंकि बालक का विकास अपने साथी समूहों में होता है। एकदम एग्जैक्टली exactly। और वह अपने मित्रों के द्वारा अनेक कौशल सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। ऐसा नहीं है, अगर कोई सुनने में असमर्थ बच्चा है तो उसको जरूरी नहीं कि हम उसे श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय ही भेजें। ठीक है फ्रेंड, ऐसा नहीं है। केवल अकादमिक, देखिए फ्रेंड, फिर केवल शब्द का प्रयोग यहाँ हो गया, तो ये इसको देखते ही फ्रेंड्स, तो इस पे हमें जाना ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आइए देखते हैं, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ये ऑप्शन थोड़ा पढ़ने में ठीक लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप चारों ऑप्शंस पढ़कर तभी एक ऑप्शंस पर क्लिक करने की कोशिश करिएगा जो सबसे सही हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कि कुछ बच्चे होते हैं कि एक दो ऑप्शंस पढ़े और उनको लगा कि हाँ हो सकता है यही है, इसमें ऑप्शंस ये आ गया तो ये हो सकता है सही हो गया, हो जाएगा। और नीचे के दो ऑप्शंस पढ़ने की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सोचते हैं कि वो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर आंसर मिल गया तो हो सकता है यही आंसर है, इसको टिक कर दें। दो क्वेश्चन आंसर, दो दो ऑप्शंस बचे रह जाते हैं, उनको पढ़ते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं। पता चला उस ऊपर वाले ऑप्शन से अच्छा ऑप्शंस नीचे वाला ही है। तो ये गलती कभी मत करिएगा फ्रेंड्स। कभी भी क्वेश्चन सी टेट का सॉल्व करते समय आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रीड करिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चंस में क्या कह रहा, क्या पूछ रहा, उसके अकॉर्डिंग आप चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही आप किसी ऑप्शंस पर क्लिक करिएगा, क्योंकि जो सबसे सही ऑप्शंस होता है उसी को सी टेट मानता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने दो ऑप्शंस पढ़ा, अब देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, तो सी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है हमारा। अब इसको हम व्याख्यात भी करते हुए देख लेते हैं कि हमारा जो नीचे ऑप्शंस में उस इस आंसर ये आंसर क्यों सही है, उसको हम नीचे देख लेते हैं फ्रेंड। तो सुनने में असमर्थ बच्चे नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि कोई बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा है तो वो नियमित या मतलब कि सामान्य बालकों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। उसको अगर सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए तो वो नियमित बच्चों के साथ भी बैठकर पढ़ सकता है, यानी सामान्य बालकों के साथ भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समस्यात्मक बालकों को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा नौवां जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, तो कि देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो देख लेते हैं फ्रेंड चारों ऑप्शंस, कि वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। ऐसा नहीं है, प्रतिभावान जो शिक्षार्थी होता है वो आक्रामक और कुंठित नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है फ्रेंड। फिर यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह
कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये थोड़ा ऑप्शन सही लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन अभी दो ऑप्शंस को भी रीड कर लेते हैं। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। वह रस्मी व्यवहार होता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। तो डी ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है, और यही हमारा ऑप्शन सही भी है कि जो प्रतिभावान जो शिक्षार्थी होता है, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है फ्रेंड्स, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं मिलती है उसको, नहीं कुछ करने को मिलता है उसको चुनौती कार्य, तो वो क्या है, कम प्रेरित अनुभव करता है अपने आप को, यानी कि कम अनुभव प्रेरित करता है। ठीक है, मतलब कि कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है क्लास में। अब इसलिए वो उसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करे रहना चाहिए। प्रतिभावान जो बालक होता है, वो अगर एक्टिविटी नहीं करेगा अपने प्रतिभा के अनुसार, तो वो क्या हो जाएगा, क्लास में क्या हो जाएगा, कम अपने आप को अभी मतलब कि आप अपने अपने आप को कम प्रेरित अनुभव करेगा और ऊब जाएगा क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन हमारा सबसे सही है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, चारों ऑप्शंस पहले पढ़ते हैं। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के अनुसार पुरस्कार देकर, फिर ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, सी ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, डी ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो ये ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स, कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है अपने प्रभावी अधिगम को, तो वो अपने प्रभावी अधिगम को किसके थ्रू अधिगम को बढ़ा सकती है, तो वो अपने विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ, डिफरेंट जीवन के साथ संबंधित करके, यानी कि उसको मतलब कि रियल लाइफ से इंक्लूड करके जोड़कर, अगर उससे संबंधित करके उसे विषय वस्तु को बढ़ाती है, तो वो अपने प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं थोड़ा, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तो प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावी कर सकती है। कैसे कर सकती है प्रभावी, विषय वस्तु जो उसकी है शिक्षिका की, वो विद्यार्थियों को, जो विषय वस्तु है वो विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके, यानी उसके उनके रियल लाइफ से संबंधित करके, ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो उनकी विषय वस्तु है पढ़ाने वाली, तो मतलब कि जो विषय वस्तु है उनके विद्यार्थियों का, वो उन विषय वस्तुओं को अपने जीवन से रिलेट करके जोड़ते हैं और अधिगम को प्रभावशाली बनता है, जिसके कारण उनका जो अधिगम होता है बच्चों का, वो प्रभावशाली बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 11वां ऑप्शंस क्या, मतलब 11वां का क्वेश्चंस क्या है, कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। हमें इसमें क्या ढूंढना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। फिर दूसरा ऑप्शंस देख लेते हैं कि बच्चे समाधान करता है। एग्जैक्टली समाधान करता है बच्चे। फिर बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। सही लग रहा है फ्रेंड्स। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। सही फ्रेंड्स। इन बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ऐसा नहीं कि हमारा बी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स, कि 2 3 4, यानी कि 2 3 4 हमारा सही आंसर है। तो ये देख लीजिए सही। तो जो बच्चे हैं वो समस्या समाधान प्राप्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। फिर तीसरा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि, हाँ, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी।
तो चारों ऑप्शन रीड कर लेते हैं फ्रेंड्स। पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ याद यानी लर्निंग आ गई। ठीक है, जो सॉरी फ्रेंड, लर्न आ गया, ये रोट आ गया, मेमोराइज करना आ गया, ये सब हमें बच्चों को कराना ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने डू और डोंट की वीडियो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में मेरी रखी हुई है, आप जाके उसको देखिए। पेडागोजी क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे उससे, उसको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हमें बच्चों को क्या कराना है क्या नहीं कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए जितना भी मैंने वहाँ बताया वो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोगों ने वो डू एंड डोंट्स की वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, तो याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, कुछ नहीं। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये थोड़ा ऑप्शन सही लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन वो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना है। देखिए फ्रेंड्स, दंड तो देना ही नहीं है, हमें पनिशमेंट करना ही नहीं है, वो मैंने आपको बता चुका है सब पहले ही डू एंड डोंट में। और देख लीजिए सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो दंड हमें देना ही नहीं है बच्चों को, तो हमें याद कराना ही नहीं है। अब यहाँ दो ऑप्शंस में से आप आसानी से आपके दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं और दो ऑप्शंस बचे हैं। अब दो ऑप्शंस में आपका जो सबसे सही ऑप्शंस है उसी को टिक करना है। देखिए कितना इजीली आपने पेडागोजी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा ऑप्शंस है फ्रेंड्स वो सी है, कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना है और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है फिर, उन्हें प्रोत्साहित करना है। देख लेते हैं यहाँ फ्रेंड्स उसका। संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना है और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ 13वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? प्राथमिक बच्चे, प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, की जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। देखिए फ्रेंड, बल, फोर्स, ये सब हमें डालना ही नहीं है। इस सब ऑप्शन, ये ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शंस पढ़िए। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है, यानी शिक्षक अधिगमों में आगे हो और विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, तो ये हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, ये करना ही नहीं है। तो हमारा जो दो ऑप्शंस बचा, यानी कि जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता हो, ऐसा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, ये ऑप्शंस भी हमारा गलत रॉन्ग है। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, तो ये ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स, कि प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये ऑप्शन सही है। आप देख लीजिए, नीचे भी देख लीजिए, ऑप्शन ए सही है। तो बालक वहाँ बेहतर तरीके से सीखता है जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, जिसे हम चाइल्ड सेंटर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ बालक को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि 14वां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा। एक बच्चा खिड़की के सामने
से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो आप देखते हैं कि इस वो चीज को जो उसने किया एक्टिविटी, उससे उसके विचारों को क्या के बारे में हमें क्या पता चलता है? तो बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन आगे हम देख लेते हैं कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, यानी केवल जो हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कि हमारा कि जो सॉरी फ्रेंड, जो हमारा ये दूसरा ऑप्शन है यानी बी वाला, यानी डी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी केवल बी, यानी बच्चे में पक्षी का क्या हो गया, प्रत्यय विकसित हो चुका है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे के अंदर पक्षी का विकसित हो चुका है, तभी तो उसने कौवे को देखा और बोला पक्षी, एक पक्षी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इसको देख लेते हैं कि स्पष्ट है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय का विकास हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स हम अपना 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। है फ्रेंड्स, यानी कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, ऐसा बोले टीचर एक। कि दूसरा ऑप्शन देखें कि क्या करें, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। या ये कहे कि बच्चों को इंटरनल मोटिवेट करे, या काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, या ये कहे कि बच्चे से वो उसको मोटिवेशन मतलब कि उसे अब उसके भीतरी प्रेरणा दे सके, मोटिवेशन दे सके, या ये कहे कि ये इन लाइनों को बोलकर उसको इंटरनल मोटिवेट कर सके बच्चे को। या डी ऑप्शन, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो डी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स, कि हमें बच्चे से कहना है कि इसे करने की कोशिश करो, आप इसे करने की कोशिश करो तुम अवश्य ही सीख जाओगे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह के हमको बच्चों को इंटरनल मोटिवेशन देना चाहिए, ताकि बच्चे मोटिवेट होके उस चीज को, जो अगर उनसे नहीं भी हो रहा है तो वो हताश और निराश ना होके उस चीज को करने के लिए फिर से मोटिवेट होके प्रयासरत हो जाए, ताकि उस चीज को वो कर सके। और एक समय आने के बाद वो चीज़ बच्चा जब कर लेता है तो उसे बहुत ज़्यादा प्लेज़र भी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहे कि तुम लोग इसे करने की कोशिश करो, तुम लोग सीख जाओगे, इससे विद्यार्थियों को भीतरी प्रेरणा मिलेगी, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन मिलेगी और वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं कि 16वां क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, की कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से यानी इंटरनल रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। देखिए फ्रेंड्स, सेम ऊपर भी क्वेश्चंस में यही तरह का क्वेश्चंस पूछा गया है, और उसी से मिलता जुलता यहाँ भी पूछा गया है। अब देखते हैं यहाँ के ऑप्शंस में कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शंस है जो सही होंगे। तो इनमें देख लेते हैं पहला ऑप्शंस, उनमें चिंता और डर पैदा करके, यानी बच्चे में चिंता पैदा करके या डर पैदा करके उसे आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें, बच्चों में उनमें चिंता डालना ही नहीं है, उनको चिंता देना ही नहीं है, दूसरी पहली बात। और दूसरी बात, उनके अंदर फ़ियर पैदा हमें करना ही नहीं है बच्चे के अंदर, क्योंकि भैया 1 से 5 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर फ़ियर पैदा करेंगे तो वो क्लास छोड़ के भाग जाएगा, आपका क्लास करेगा ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स? इसलिए हमें बच्चों को ये सब करना ही नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। इस तरह के ऑप्शंस अगर देखने को मिले, आप तुरंत वहीं पर उसको काट दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स? फिर प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, यानी बच्चे के अंदर हमें क्या कराएं, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से हम उसके अंदर आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करें, या व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर।
तो ये ऑप्शंस थोड़ा हमें सही लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी, ठीक है फिर फ्रेंड, या टॉफी या ट्रॉफी कुछ भी इनाम के तौर पे फ्रेंड्स। तो सी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स हमारा, कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ठीक है, उस मदद देकर उनके अंदर आंतरिक रूप से उत्प्रेरित हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन सबसे सही है, कि बालक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए अध्यापक बालक के व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में उन तथा उसमें निपुणता पाने में मदद करें, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं 17वां क्वेश्चंस, कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, या अब ऑप्शंस देख लेते हैं, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ठीक है फ्रेंड्स। रट कर याद करने के लिए, इससे हमें क्या करना है, रट के याद करके, तो रट्टे हमें लगाना ही नहीं है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें पूरा क्वेश्चंस का जो ये ऑप्शंस हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जहाँ रट्टे याद ये सब कराने के शब्द मिले तुरंत ही उससे क्विक करके तीसरे ऑप्शंस पे आज मतलब तीसरे जो ऑप्शन है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर दंड, देखिए यहाँ दंड, हमें पनिशमेंट करना ही नहीं है, हमको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, हम इसको तुरंत छोड़ दें, यहीं से ये हमारा जो ऑप्शन है गलत हो गया। फिर ऐसे काम कराने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, हमें अच्छे मार्क्स ग्रेड ये सब पे हमें फोकस कराना ही नहीं है बच्चे को, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन सबसे हमारा अच्छा है, कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने, यानी कि क्या करें, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसमें आंख पर आप लगा दीजिएगा, यही आपका आपका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, रट्टे याद, ये मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग, ये सब हमें कराना नहीं है, पनिशमेंट करना ही नहीं है बच्चों को, ऐसे काम कराना ही नहीं है जिसमें ग्रेडिंग करना हो, बच्चों के मार्क्स पे ध्यान देना हो, मार्क्स पे फोकस कराना हो, इस तरह के ऑप्शंस हमारे नेगेटिव होंगे, वो हमारे सही नहीं होंगे। तो अब देख लेते हैं इसको फ्रेंड की। देखिए ए ऑप्शन सही है ना फ्रेंड्स, कि प्रारंभिक कक्षा में शिक्षक बालकों को सीखने के प्रति जिज्ञासु बनाता है तथा सीखने के लिए ही सीखना पसंद करे, ऐसा दृष्टिकोण बालक में उत्पन्न करना है हमें बच्चे के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कि निम्नलिखित में से जो हमारा जो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, एक मिनट सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, तो निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तो शारीरिक दंड, या व्यक्तिक सापेक्ष अधिगम, या प्रतियोगात्मक कक्षा। तो सी ऑप्शन सबसे सही है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, और ये ऑप्शन क्यों सही है इसको इन डिटेल में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, यानी कि जो प्रभावशाली विद्यालय की जो प्रथा होती है वो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यह एक क्योंकि यह एक अनुकरणीय शिक्षा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, की विकास का सीध, देखिए फ्रेंड, मेरा जो पढ़ाया गया है फ्रेंड्स में से आपको अगर वन लाइनर आपने क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस की वीडियो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, तो ये मैंने सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत के बारे में भी वहाँ बताया है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने वो वीडियो भी नहीं देखा, वन लाइनर वाली क्वेश्चन सीरीज नहीं देखा है फ्रेंड्स, उसको भी जाके देख लीजिए। पीरियड में देखिए फ्रेंड फ्रेंड वहाँ से भी क्वेश्चंस उठा के पूछ लिया है, जिस वन लाइनर मैंने कराया है वो भी आप लोग कोशिश करिएगा कि ये 19 दिन के अंदर अंदर उसको भी आप प्लेलिस्ट के थ्रू आप जाके वहाँ पर देख लीजिए, ताकि आपके वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चंस यूपी टेट में ज़्यादा फैक्चुअल तौर पे पूछता है, लेकिन फ्रेंड अब सीटेट भी पूछने लगा है और बहुत सालों से पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि सीटेट फैक्चुअल
पोर्शन मतलब सीटेट में थ्योरी से ही और पेडागोजिकल प्योर ही पूछता है, ऐसा नहीं है। उसमें मिक्स रहता है, पेडागोजिकल भी रहता है, थ्योरी भी रहता है, प्लस सीटेट के जो थ्योरी से फैक्चुअल पोर्शंस का रहता है वो भी पूछ लेता है। तो इसलिए आप उस हमें मतलब कि होल पूरा तैयारी करके जाना है, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस पूछता है सीटेट तो हम उसको आसानी से कर सकें। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, विकास का सिरा पदाभिमुख का सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है कि सामान्य से विशिष्ट कार्य की ओर, या भिन्न से एकीकृत कार्य की ओर, या सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो जो सिरा पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत होता है फ्रेंड्स, वो सिर से पैर की तरफ होता है, जिसे हम सिधोर्णमुखी भी एक नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। इस सिद्धांत को हम सिधोर्णमुखी के नाम से भी जानते हैं, और एक नाम ये भी है कि सिरा पदाभिमुख के नाम से भी, दिशा सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं विकास को। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बच्चे का जो विकास होता है वो हेड से टो की तरफ होता है, यानी सिर से पैर की तरफ विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इनको डिटेल में भी देख लेते हैं। कि सिरा पदाभिमुख को हम मस्तकाधोमुखी भी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि में जो शारीरिक विकास होता है वो सिर से पैर की दिशा में होता है, और प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पर यह दिखाया गया है कि प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का जो शारीरिक विकास होता है तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों से निर्धारित होता है। पहला है कि जो मस्तकोद्यमुखी नियम तथा निकट उर नियम, इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम नियम कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फ्रेंड 20वां क्वेश्चन क्या है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जन्म से पूर्व का समय, या मध्य मध्य बचपन का समय, या वयस्कावस्था का समय होता है, या प्रारंभिक बचपन का समय। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सबसे सही है कि जो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जिन में कौन सा है। तो भाषा विकास का जो सबसे संवेदनशील समय है फ्रेंड्स, वो प्रारंभिक बचपन का समय होता है। जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय है। ठीक है फ्रेंड्स, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। 21वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य परीक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, और सप्ताहांत में उसे परीक्षण देते हैं। वह बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रेंड्स पहले ही ऑप्शन पर चारों आप देख लीजिए, वैसे इसका ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और परीक्षण, या अनुशासन या पौष्टिकता। तो फ्रेंड्स आनुवांशिकता और या पर्यावरण, ये ऑप्शन हमारा सबसे सही है फ्रेंड्स। तो जिसे हम हेरिडिटी और नर्चर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये हेरिडिटी और नर्चर के बारे में मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स। आपको आप जितनी भी वीडियो पढ़ी है फ्रेंड्स उसमें आप देख लीजिए, या वन लाइनर में भी मैंने बताया है फ्रेंड्स। और अभी जब मैंने सीटेट की थ्योरी स्टार्ट की है फ्रेंड्स, तो उसमें भी मैंने बताया है कि नेचर और नर्चर क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों में क्या डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उपयुक्त स्पष्ट है कि यह आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतः क्रिया का परिणाम है, यानी कि इन दोनों में जो क्या होता है, ये परस्पर अंतः क्रिया करके ही हमारे अंदर जो क्या होता है, हमारे अंदर वो चीज के का ग्रोथ मतलब कि डेवलपमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से आइए 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो गौण वाहक जो हो सकते हैं कौन हो सकते हैं, तो परिवार और पास पड़ोस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, यानी गौण हमें इसमें इन चारों ऑप्शंस में गौण वाहक को ढूंढना है फ्रेंड्स कि कौन सा गौण वाहक हमारा सामाजिकरण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो परिवार और पास पड़ोस ये है सही फ्रेंड्स। मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि परिवार और पास पड़ोस, तो विद्यालय और पास पड़ोस जो है वो गौण वाहक हो सकते हैं। तो ए ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन थोड़ा अच्छा ऑप्शन लग रहा है, लेकिन और सी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य
परिवार और रिश्तेदार, तो डी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स कि विद्यालय और पासपोर्ट हमारे जो हैं गौड़वाहक नियम है, यानी समाजीकरण के गौड़वाहक विद्यालय और पासपोर्ट हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन की। लियो वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, क्या मूल कारण है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो मूल कारण है लियो वाइगोस्की के अनुसार वो क्या है? संतुलन है, या सामाजिक अन्योन्याय क्रिया है, या मानसिक प्रारूपों या स्कीमाज का समायोजन है, या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन है? तो सामाजिक अन्योन्याय क्रिया है, यानी बी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स की हमारा जो लियो वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होता है वो सामाजिक अनुन्याय क्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं। लियो वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है सामाजिक अनुन्याय क्रिया है। लियो वाइगोस्की ने अपने बच्चों सॉरी फ्रेंड्स, लियो वाइगोस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लेवाइगोस्की का आप थ्योरी उठा के देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया है और थ्योरी में आपको पूरा मैंने बताया है कि लेवाइगोस्की क्या वो कहते हैं और किस पे फोकस कराते हैं, क्या चीज़ बताया है उन्होंने theory में। इसको मैंने आपको बहुत टू द पॉइंट बताया, देख लीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस भी वहाँ से पुटअप किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अभी कल ही कोलबर्ग की आपको थ्योरी कराई है फ्रेंड्स, और उससे रिलेटेड देख लीजिए यहाँ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गया है। अब आप देख लीजिए मैंने टू द पॉइंट आपको क्वेश्चंस जो थ्योरी कराई है उसी में पॉइंट में से ही आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है, ये एज अ प्रूफ है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स, आपने थ्योरी की जितनी भी वीडियो है अभी से आप देख लीजिए फ्रेंड्स। एक दो क्वेश्चंस अक्सर दो या तीन, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी तीन क्वेश्चन थ्योरी से उठा के पूछ लेता है फ्रेंड्स। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है उस पर मैंने डिटेल में टू द पॉइंट बताया है, ताकि आपको इधर उधर डिटेल में पूरा भटकना ना पड़े, आपको कोई इधर उधर कुछ मतलब कि आपको ज़्यादा मतलब कि कुछ ज़्यादा आपको करना ही है, जो मैंने आपको टू द पॉइंट बताया है एज इट इज सेम क्वेश्चंस उठा के पूछ लिया है फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ये एकदम प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप जाके जरूर अभी अभी आप कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है फ्रेंड्स, अगर सीडीपी में आपको अच्छे नंबर गेन करना है तो मेरी जितनी भी वीडियो पड़ी है आप जाके तुरंत देख लीजिए और प्रैक्टिस करिए सिर्फ बस क्वेश्चंस की। देख लीजिए, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता-पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये किस किस लेवल के किस सब स्टेज में आता है फ्रेंड्स? तो ये वो लेवल भी मैंने आपको बताया है। अब उस लेवल के जो कौन से सब स्टेज में ये उसकी जो क्वालिटी है वो आती है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ देख लीजिए चारों ऑप्शंस में दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, या अच्छी लड़का या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, या कानून व्यवस्था अनुकूलन। तो ये हमारा डी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन होगा, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। यदि आप ईमानदार हो तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं कॉन्सेप्ट सहित आपको मैं वहाँ पर डिटेल में कोहलबर्ग की थ्योरी कराई है फ्रेंड्स, और देख लीजिए एज अ प्रूफ आप खुद देख लीजिए कि उस लेवल जो 3 लेवल कोहलबर्ग ने बताया है, उन 3 लेवल की जो 6 सब स्टेजेस बताई हैं उसी के अंदर से देख लीजिए क्वेश्चंस उठा के पूछ लिया है सीटेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन किसका है? सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों आलोचनात्मक ढंग से परख कर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। ये फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं 25वां क्वेश्चंस, जिसमें देख लीजिए चीन प्याजे के थ्योरी से क्वेश्चंस उठा के पूछ लिया। 2016 का ही क्वेश्चंस पेपर है, देख लीजिए फ्रेंड्स। जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन,
तीसरा ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। चौथा ऑप्शन है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो ए ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड। जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो अधिगम के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन करना। ठीक है फ्रेंड, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, एक क्वेश्चन थ्योरी से ये पूछा, एक क्वेश्चन ये पूछा, एक क्वेश्चन ये पूछा, एक क्वेश्चन ऊपर ही पूछा, लेवाइगोत्स्की का पूछ लिया। देख लीजिए फ्रेंड्स, जो भी मैंने थ्योरी कराई है उससे एक एक क्वेश्चन जो मैं पॉइंट बताया हूँ थ्योरी में उसी से उठा के एग्जैक्टली पूछ लिया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप ये क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे एग्जाम में। इसलिए आप अगर वीडियो मेरी नहीं देखी है सीडीपी की तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके सीटेट की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है फ्रेंड्स, उसमें जाकर आप सारी वीडियो देख लीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज से लेके अभी तक जितनी भी मैंने थ्योरी पोर्शन कराया है वो भी तक सब देख डालिए फ्रेंड्स। और डू और डोंट की जो पेडागोजी का अलग से बनाया हूँ फ्रेंड्स, वो भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण देख लीजिए फ्रेंड्स। वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बताने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन और अनुकूलन के रूप में जाना जाता है, या समावेशन या अनुकूलन के रूप में जाना जाता है, या सामान्यीकरण और शोधन के रूप में जाना जाता है, या समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, जिसे हम समावेशन और समायोजन के रूप में जानते हैं उसे ही हम यहाँ पर ही आंसर है फ्रेंड, डी ऑप्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, यानी नवीन जानकारी में संशोधन में हम जिसमें हमने इंग्लिश में इसे असिमिलेशन और एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है। ठीक है, नवीन जानकारी में संशोधन और समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको यहाँ पर मैं अगर समझाने लगूंगा फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको अगर ये एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और एडेप्टेशन ये सब अगर आपको देखना है, समझना है, डिस्क्रिमिनेशन, इक्विबिलेशन, ये आपको समझना है कि इसमें होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, स्कीमा क्या होता है फ्रेंड, तो मेरी जीन प्याजे की थ्योरी की जो जीन प्याजे की जो थ्योरी है उस पे मैंने इन डिटेल में पूरा बताया है, जीन प्याजे ने क्या क्या बताया है। तो उसमें आप जाके जीन प्याजे की थ्योरी को देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहित देता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला ही ऑप्शन पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप चारों ऑप्शन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए जो मैंने कहा है तो वो मैं भी उस पे फोकस, नियम पे फोकस करूंगा कि चारों ऑप्शंस पढ़ के ही राइट ऑप्शंस पे क्लिक करना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नियामक है सी ऑप्शन, समावेशन को हतोत्साहित करता है। डी ऑप्शन है आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो ए ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स की खोज को प्रोत्साहन देता है, यानी किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। देख लेते हैं फ्रेंड, प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक खोज को प्रोत्साहित या प्रोत्साहन देकर अधिगम को सुगम बनाता है। ठीक है फ्रेंड, अब देख लीजिए एक थ्योरी का देख लीजिए फ्रेंड, यानी कि 6 क्वेश्चंस मैंने अभी एक ही पेपर में 6 क्वेश्चन थ्योरी से आ गए। अब देख लीजिए यहाँ हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत को के बारे में आप पूछ लिया है। और फ्रेंड्स, आप अगर वो हार्वर्ड गार्डनर की उसमें भी मैंने गार्डनर पे भी मैंने बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसके बारे में भी मैंने थ्योरी में बताया है, तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया है। तो हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। बुद्धि को केवल देख लीजिए फ्रेंड्स, केवल आया ये ऑप्शंस गलत। ठीक, पढ़ने की जरूरत नहीं, नीचे देखिए सीधा। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु
का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। डी ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स की क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। ए सी ऑप्शन सबसे सही है फ्रेंड्स कि हावर्ड गार्डनर ने कहा है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ठीक है फ्रेंड्स। हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं 29वां सवाल क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। ठीक है फ्रेंड, अपने आप से बात करती है तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो जीन पियाजे और लेविन्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ vygotsky इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी प्रक्रियाओं को। फ्रेंड्स ये जो है ये कॉन्सेप्ट मैंने थ्योरी में बताया है फ्रेंड्स, आप लोग जाके तुरंत देख लीजिए फ्रेंड्स, थ्योरी का वीडियो जरूर देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट जीन पियाजे वाइगोत्स्की और चॉमस्की इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है थ्योरिस्ट हैं फ्रेंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, इस सब पे क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब अगर कुछ ना करे हो तो ये सब जो 3 4 5 राइटर है फ्रेंड्स जरूर इनको करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी ऑप्शंस देख लेते हैं। जीन प्याजे इसे आम केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ वाइगोस्की क्या कहेगा, इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा फ्रेंड्स। चौथा तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्याय क्रिया के रूप में करेगा और लेओ वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा ऑप्शन है जीन पियाजे और लेविन्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो ऑप्शन वही गए नहीं फ्रेंड्स, तो बी ऑप्शन सबसे अच्छी ऑप्शन है फ्रेंड्स कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित यानी अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेविन्स्की जो है इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा यानी जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने की प्रयासों के में कार्य करेगा। तो बी ऑप्शन फ्रेंड इसको देख लेते हैं डिटेल में भी। यदि कोई लड़की ऐसा व्यवहार करती है तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेविन्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों में करेगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड, लिंग है जैविक सत्ता शारीरिक संरचना सहज गुण या सामाजिक संरचना। तो लिंग जो है वो जैविक सत्ता है। फ्रेंड्स आज क्लास में बस इतना ही। और फ्रेंड्स सॉरी आज वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई, कुछ मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब होने की वजह से फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो टाइम से आज 1 अगस्त के दिन नहीं अपलोड कर पाया, इसलिए फ्रेंड्स मैं लेट नाइट आपको ये सीरीज 30 क्वेश्चंस की करा रहा हूँ फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आगे से ऐसी नहीं होगा, आपको टाइमली वीडियो पर डे आपको मिलती जाएगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस जो 19 दिन बचे हुए हैं पेपर पेपर को, इस 19 दिन में आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करा के अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके क्वेश्चंस के थ्रू और पेडोलॉजी में जो और भी चीज़ें हैं बताने लायक उसको बता के आपको प्रैक्टिस अच्छी करा के मैं आपको एग्जाम रूम में भेजूं ताकि आपका सीडीपी में तो कम से कम अच्छा ही नंबर आए। दूसरी बात कि जो पेडोलॉजी सेक्शन है फ्रेंड वो 15 नंबर की हर सेक्शन हर सब्जेक्ट में आती है, तो आपका अगर पेडोलॉजी कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा तो आप 15 नंबर में से कम 12 13 14 नंबर तो इजिली गेन कर जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ फ्रेंड्स, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आपको अगर कंटेंट अच्छा मिलेगा ज़ाहिर सी बात है जहाँ भी फ्रेंड्स तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर हमारी मेहनत आपको रंग लाती है वीडियो ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब आपका करने के ऊपर है फ्रेंड्स, कर देते हैं तो अच्छी बात है, हमको ही मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि आपके
सब्सक्राइब करने से हमको भी और प्रेरणा मिलती है कि हम और अच्छा हार्ड वर्क करके आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू आज के लिए।